मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और काफ़ी ये डिटेल में पढ़ाया गया है आपको। नेटवर्किंग का जो चैप्टर है 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, ठीक है, और शॉर्ट में भी है। तो कल हमने आपको टोपोलॉजी पढ़ाई थी और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। और फिर नेटवर्क डिवाइसेस मैंने पढ़ाए थे, सारे नाम याद रखिएगा नेटवर्क डिवाइसेस के। आज हम लोग शुरू करेंगे OSI मॉडल से, ठीक है। अब देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अब जो ITI से रिलेटेड रहेगा, जो ITI में पूछा जाता है, वही मैं चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बहुत बार पूछी गई है, OSI का पूरा नाम पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको ISO ने विकसित किया था 1978 में, ठीक। 2-3 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। ISO का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके मैंने एक वीडियो बनाई थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। काफ़ी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अब इस OSI मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअली जब हम किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो वो लेयर्स में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। उसी को हम लोग 7 लेयर्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है ITI में, OSI के कुल कितने लेयर होते हैं? तो 7 लेयर होते हैं, याद रखिएगा 7 लेयर्स, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत अंदर टेक्निकल तो नहीं जानना है, लेकिन लेयर्स क्या क्या होते हैं वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये लेयर्स होते हैं, इनकी जानकारी तो होनी चाहिए। ये एक डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है, इससे हटके कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। पहला लेयर ये होता है, ठीक, फिजिकल लेयर उसको बोलते हैं। दूसरा लेयर होता है डेटा लिंक लेयर, और तीसरा लेयर होता है नेटवर्क लेयर। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा होता है सेशन लेयर। छठा होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब ये लेयर काम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है M1, ठीक है, और दूसरा मोबाइल है मेरा M2, ठीक। तो अब इन दोनों में मैं एक डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक फाइल को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि ये जो फाइल है वो अचानक नहीं जाती है। वो जो ये पहला मोबाइल है, इसके भी 7 लेयर होते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा OSI लेयर, इसका 7 लेयर्स इसमें इनबिल्ट हैं, और इसमें भी 7 लेयर्स होते हैं। हर एक लेयर अपने लेयर से कांटेक्ट करता है। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो ये इंटरनल प्रोसेस होती है, बाहर दिखता नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हमारा डेटा जो होता है फ्लो होता है, ठीक। और विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, उनको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है हब और रिपीटर, यह आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। जो हमारा स्विच होता है और ब्रिज होता है, वो हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, राउटर जो होता है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ITI की दृष्टि से बस इतना ही महत्वपूर्ण है, बस आप इतना याद रखिए। राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और स्विच और ब्रिज जो होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे, और हब रिपीटर फिजिकल लेयर पे। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7 लेयर होते हैं टोटल। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इस पे एक हमारा प्रोटोकॉल काम करता है। कभी कभी पूछा जाता है IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो इसी लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी इसी लेयर पे काम करता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नीचे, अभी आगे अगली स्लाइड में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये 7 लेयर्स आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब याद करने के इसके तरीके मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने इसको याद रखा था, PD NT SPA, ठीक है। PD का मतलब पेन ड्राइव से, ऐसे किसी भी तरीके से आप याद रखो, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, NT, ठीक है, और SPA, SPA,
एन मतलब नेटवर्क लेयर, टी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या एप्लीकेशन लेयर, या आप अपने दिमाग से भी कुछ याद कर सकते हो। ऊपर के जो 4 लेयर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया आईटीआई में ओएसआई का दूसरा लेयर कौन सा है, तो क्या आंसर होगा आपका डेटा लिंक लेयर। ओएसआई का तीसरा लेयर कौन सा है, तो नेटवर्क लेयर। चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉक्सी सर्वर है हमारा अगला टॉपिक। प्रॉक्सी सर्वर ये क्या होता है? सबसे पहले तो हमें शब्द प्रॉक्सी का मतलब समझना होगा। प्रॉक्सी क्या होता है? क्लास में बड़े बड़े कई कॉलेजेस में ऐसा होता है, कई लोग दूसरे की प्रॉक्सी लगा देते हैं। ऐसे सेंटेंस आपने अमूमन सुने होंगे। ये होता क्या है? किसी दूसरे को प्रस्तुत करना या किसी दूसरे की तरफ से कार्य करना, वो प्रॉक्सी कहलाता है। अब प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर का सर्वर होता है जो कि यूजर के कंप्यूटर और इंटरनेट के मध्य गेटवे की तरह कार्य करता है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मैं क्लाइंट हूँ, मतलब मेरे पास एक मैं लैपटॉप या पीसी यूज कर रहा हूँ और मैं इंटरनेट को यूज कर रहा हूँ। तो ये जो इंटरनेट होता है वो क्लाइंट सर्वर के मॉडल पे काम करता है। मैंने बताया था ना आपको, नेटवर्किंग का एक पहला आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर। ठीक है, जो क्लाइंट होता है वो आपका रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास? सर्वर के पास। ठीक है, और सर्वर उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई देता है। ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को और सर्वर ने उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई किया। तो इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिक्योरिटी के दृष्टि से प्रॉक्सी सर्वर को लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्ट इंटरनेट से कांटेक्ट न करके वो बीच में क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर से कांटेक्ट करता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इंटरनेट को कांटेक्ट करता है। ठीक, अब इसको जो चाहिए क्लाइंट को वो प्रॉक्सी देगा। अब प्रॉक्सी क्या करता है, इसके आईपी एड्रेस को हाइड कर लेता है। ठीक है, तो हमारा जो ये इंटरनेट है वो क्या करता है, हमको पहचान नहीं पाता है। तो एक तरीके से ये हमारा बीच में दीवार की तरह खड़ा हो गया है हमारी सुरक्षा के लिए। सो आप हमेशा याद रखिएगा प्रॉक्सी सर्वर सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? पहला, सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट का स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी इंटरनेट का स्पीड बढ़ाता कैसे ये समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी और कोई फाइल चाहिए, उसको फाइल का नाम मैं ए दे दे रहा हूँ। कोई पेज है, ए पेज है, ठीक है, वेबसाइट का। अगर इसने ए पेज को एक्सेस कर लिया है और फिर से 4 दिन बाद उसको उसी पेज की जरूरत पड़ रही है, तो अब वो जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका भी एक स्टोरेज होता है, उसमें वो फाइल को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। अब वो प्रॉक्सी सर्वर जो है इंटरनेट के पास न जाकर वहीं से उठाकर फाइल दे देता है इसको। मतलब टाइम भी बच जाता है हमारा और स्पीड भी मिल जाती है, क्योंकि उसको इंटरनेट के पास नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमारा स्पीड बढ़ जाता है। ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण इसका एक तरीके से कह सकते हैं एप्लीकेशन है प्रॉक्सी सर्वर का। ये क्या होता है यहाँ पे समझते हैं फिगर के माध्यम से। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि किसी स्कूल में जो हमारा लैब होता है, बहुत सारे छोटे स्कूल्स में ये किया जाता है, वहाँ पे फेसबुक या और कोई सोशल नेटवर्किंग साइट ब्लॉक कर दी जाती हैं। वो चला मतलब एडमिन जो होता है वहाँ का, कॉलेज का या स्कूल का, उसको बंद कर देता है कि बच्चे फालतू में नेट न यूज करें। तो वो फायरवॉल के माध्यम से, फायरवॉल भी एक सुरक्षा का एक सॉफ्टवेयर है। मैं बता दूं, फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं है, याद रखिएगा। तो इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, वेबसाइट को बंद कर देते हैं। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पर नेट पे बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी सर्वर अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, अगर उस नेटवर्क में जहाँ पे वो बंदा है, जैसे स्कूल का पीसी है, तो अगर इन्होंने फायरवॉल लगा दिया है तो वो क्या करेगा, जैसे ही स्कूल का बच्चा यहाँ पे एक्सेस करेगा उसको डिनाइड दिखा देगा, बोलेगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट एक्सेसिबल। लेकिन वो बच्चा चाहे तो इस कंप्यूटर से प्रॉक्सी सर्वर की पहले वेबसाइट क्लिक करेगा जो भी इसका लिंक होगा, और उस लिंक पे फेसबुक का क्या करेगा, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देगा। तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, अब इससे बात करेगा डायरेक्ट, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तो वो इंटरनेट की हेल्प से फेसबुक के सर्वर पर जाएगा और उसका डेटा उठाएगा और फिर इसको देगा। मतलब ये कि कोई अगर ब्लॉक्ड साइट है तो आप प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से चला सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एड्रेस।
इसको ही हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप बहुत ज्यादा अंदर एक तरीके से बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइए, बस आप यहाँ पर एक मैक का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा जो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, और एक ये 48 बिट का एड्रेस होता है, एनआईसी कार्ड में उपस्थित होता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कल के वीडियो में, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। लॉजिकल एड्रेस एक आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसी को हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। ये 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस का एग्जांपल ये है, ऐसे होता है किसी वेबसाइट का एक एड्रेस समझ लीजिए। आईपी एड्रेस का मतलब होता है किसी वेबसाइट का पता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आईटीआई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, मैं बता दूं फ्रैंकली, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा ये वाला जो रेंज होता है ए बी सी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार पूछा गया, हमेशा नहीं पूछा गया। अब ये होता क्या है, ये एक्चुअली जो हमारा www वेब सर्वर है उन्होंने क्या किया था कि हर एक कंप्यूटर इंटरनेट जो एक्सेस करता है उसको एक यूनिक आईडी दी थी, एक पता दिया था। जैसे हम लोग आधार कार्ड यूज करते हैं, हर एक बंदे का अपना यूनिक आधार कार्ड है, उसी तरह हर एक कंप्यूटर का जो इंटरनेट चलाता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो एक होता है क्लास ए की आईपी, क्लास बी की आईपी, क्लास सी की आईपी, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया। अब डी और ई की जो आईपी होती है उसको रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब ये हम लोग कॉमन मैन इसको नहीं यूज करते हैं, ये आपके साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, रिजर्व फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, और इनका रेंज होता है वही रेंज आपको पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, तो ये जो 32 बिट का जो होता है आपका, ठीक, और हाँ, ये जो आपके इसमें ब्लॉक्स होते हैं चार, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 10.2.100 और .5। देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो ये जो आपका ये 8 बाइट का होता है, तो ये चार होगा, 1 2 3 4, 8 चौको 32, 32 बिट का हो जाता है। ये 8 बाइट नहीं 8 बिट का होता है, तो 8 चौको 32, 32 बिट का ये आपका एड्रेस होता है। अब इसका जो ये वाला जो ब्लॉक होता है यही तय करता है कि ये किस क्लास का है। अगर ये 0 से 127 के बीच में होता है तो ये क्लास ए हो जाएगा, तो ये कौन सी क्लास का आईपी है ए। और अगर 128 से 191 के बीच में होता है तो वो क्लास बी हो जाएगा। अब देखिए ये 192 100 जो 80 है वो 191 से कम है, यानी कि ये क्लास बी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्लास बी। ठीक है, आप यहाँ पे रेंज देखिए, क्लास बी का रेंज है 128 191, आपको बस पहला देखना है यहाँ पे। अब ये 166 जो है वो किस में आएगा, आपका 128 से 191 के बीच में ही है, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्लास बी। ठीक है, ये देखिए 222 किस में आएगा, ये आपका इस रेंज में आएगा क्लास सी में, तो ये है आपका क्लास सी। ठीक है, ये किस में है आपका 230 क्लास डी के ऊपर है। ठीक, 224 से, तो ये आपका डी में आएगा। बात आ रही समझ में। ये जो मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 190, ये भी आपका किस में आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे जो रेंज है, आप देखिए यहाँ पे क्लास बी में आएगा। एक मुझे लगा यहाँ पे एक ये वाला है 192, एक हम लोग जो इंडिया में यूज होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, 192 डॉट करके शुरू होता है। ठीक है, 192 डॉट उसके बाद शुरू होता है। ठीक, तो ये जो एड्रेस होता है ये आपका क्लास सी का एड्रेस है। देखिए यहाँ पे 192 से जो स्टार्ट होता है, तो ये आपके क्लास सी के आईपी एड्रेस हो गए। तो आईटीआई की दृष्टि से आपको देखिए क्या याद रखना है यहाँ पे, एक तो इसका रेंज याद रखना है, बस आप रेंज याद करो, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, और कितने क्लास होते हैं आईपी एड्रेस के, तो आंसर है आपका 5। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये बस बहुत एनफ है, बहुत ज्यादा अंदर टेक्निकल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब एक इसका लास्ट टॉपिक है जो हम लोग देख लेते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने एवं उनके बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी हम जब फाइल भेजते हैं या ईमेल करते हैं तो एक्चुअली वो प्रोटोकॉल के माध्यम से जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटोकॉल के एग्जांपल आपको दिए हैं, आईटीआई में इसका बस फुल फॉर्म पूछता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर आपका टेक्निकल आपको नहीं जाना होता है, आप फुल फॉर्म याद रखें आपके लिए बहुत
ज्यादा है। जैसे पहला एक देखते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको आईपी बोलते हैं। ये जो दोनों प्रोटोकॉल हैं आपको, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। मैंने आपको बताया अभी ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या करते हैं, डेटा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक, ट्रांसफर करते हैं। तीसरा जो हमारा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसको पीओपी बोलते हैं। ये पूछा जा चुका है, पीओपी का पूरा नाम बताइए, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी, ये भी पूछा जा चुका है। ये दोनों प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ईमेल के लिए यूज होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया था एक बार कि ईमेल में प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, तो एसएमटीपी ये ऑप्शन में था, ठीक है। और एक प्रोटोकॉल ये भी होता है पीओपी, ये भी ईमेल के ही रिगार्डिंग है, ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये जब आप इंटरनेट पे कोई फाइल अटैच करते हो, डॉक्यूमेंट या आपका पीडीएफ होता है फॉर्मेट, कोई भी फाइल जब ईमेल में अटैच करते हो, उसको भेजते हो, या अपने कंप्यूटर में एक फाइल, अपने कंप्यूटर में से एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कोई फाइल भेजते हो, या पेन ड्राइव में कोई फाइल लेते हो, तो उस समय ये प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, आपका जो वेबसाइट आप लोग यूज करते हैं, वेबसाइट जो चलाते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट लिखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस, उसको बोलते हैं हम लोग यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब भी कोई यूआरएल हम लोग चलाते हैं, यूआरएल एड्रेस में हम लोग पेस्ट करके उसको हम लोग चलाते हैं वेबसाइट को, तो उसके पहले जो प्रोटोकॉल लिखा होता है, आपने देखा होगा HTTP, ठीक है, तो वो वेब पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा इसको। और लास्ट में है आपका DHCP, ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कंपनी वाले करते हैं। इसका प्रयोग जैसे कि हमारे पास, हमारे कंपनी में 100 कंप्यूटर हैं, तो उन 100 कंप्यूटरों में हमको क्या करना है, इंटरनेट चलाना है, और हम अपने हिसाब से क्रम से आईपी देना चाहते हैं, उनको आईपी एड्रेस देना चाहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सेकंड नंबर पे, तो कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, उनको आईपी एड्रेस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं क्रम से, ठीक। तो इस प्रोटोकॉल का प्रयोग वहां करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं और आईटीआई में तो पूछा जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी में पूछा जाता है, और कोपा के लिए तो है ही, और सीटीआई के लिए भी पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और कल हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जिन्हें भी समझ में ना आया वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, यथासंभव मैं प्रयास करूंगा उनको समझाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ये प्लेलिस्ट देखते रहा करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।